रिफ्रैक्शन मैट्रिक्स करेंगे आज हम। रिफ्रैक्शन मैट्रिक्स फॉर ए कन्वेक्स एंड कनकेव स्फेरिकल सरफेस। तो पहले हम डिस्कस कर रहे हैं कनकेव स्फेरिकल सरफेस। कनकेव स्फेरिकल सरफेस, a concave surface is thicker at the edges and thinner at the middle. So let us consider this is a concave spherical surface. ये हमने एक concave surface consider किया है। एक concave लेंस या एक concave surface को spherical, जैसा कि यहाँ पर वर्ड है, कैसे बनाया जाता है? एक स्फेरिकल ग्लास लेकर, एक स्फेरिकल ग्लास लिया, दिस इज ए स्फेरिकल ग्लास। इस स्फेरिकल ग्लास को जब यहाँ से इतना कट किया जाता है, देन वी गेट दिस कनकेव स्फेरिकल सरफेस। नाउ फॉर दिस स्फीयर, दिस इज द सेंटर ऑफ द स्फीयर एंड this is known as the center of curvature for the concave surface. इसको center of curvature कहा जाता है concave surface के लिए। And from this optical center of the concave surface, if we take the distance of the center of curvature, then this distance is known as the radius of curvature for the surface, as this is the radius for the spherical glass from which this concave surface is cut. So this is the radius of curvature. Now students, everyone knows that when any line pass through the center of any sphere, then that will act as the perpendicular for the surface. So the line passing through the center of curvature and touch the surface will act as the नॉर्मल फॉर द सरफेस। तो इतनी बातें हमें ध्यान में रखनी है व्हेन वी आर मेकिंग द रिफ्रैक्शन मैट्रिक्स। मैट्रिक्स बनाने के लिए दो कोफिशिएंट हम जनरली यूज कर रहे हैं, y एंड अल्फा, वेयर y इज द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट और द इमेज रे फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस एंड अल्फा इज द एंगल मेड बाय द रे विद द axis. So a principal axis is a line passing through the optical center of the surface. एक लाइन जो ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है सरफेस की, दैट लाइन इज नोन एज द प्रिंसिपल एक्सिस। तो इस लाइन से हम लेट अस कंसीडर एनी पॉइंट ऑब्जेक्ट। हमने बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट नहीं लिया है, हमने एक पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर किया है ऑन दिस प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है हमारे पास। अब अगर हमारे पास एक कनकेव सरफेस है, देन वी नो दैट कनकेव की जो प्रॉपर्टी होती है दैट इज डाइवर्जिंग प्रॉपर्टी होती है। कनकेव डाइवर्ज कर देता है रेस को। तो जब रेस को कनकेव डाइवर्ज कर देता है तो उस रे को, वो रे हमें कैसे दिखाई देती है कि इट इज कमिंग फ्रॉम द रेयरर मीडियम साइड। इसी चीज को हम देखेंगे अभी। देखिए, अगर कोई रे ऑब्जेक्ट से उठकर जाती है एंड इट इंसिडेंट ऑन दिस पॉइंट ऑफ द सरफेस, अगर ये सरफेस के इस पॉइंट पर इंसिडेंट करती है, तो यहाँ पर अगर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है तो इस लाइन के लिए ये नॉर्मल है। इस नॉर्मल के विद रिस्पेक्ट टू हमारे पास प्रॉपर्टी क्या है, रे का नेचर क्या है, रे विल बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। ये जो रे है, ये रे नॉर्मल की तरफ मुड़ जाती है। जब कोई रे रेयरर से डेंसर मीडियम में आती है, इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो ये नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगी। अब नॉर्मल की तरफ मुड़ गई और नॉर्मल के साथ जो इसका एंगल बनता है दैट इज नोन एज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन।
और नॉर्मल के साथ जो इंसिडेंट रे का एंगल बनता है दैट इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंट रे। तो ये जो रे है जो नॉर्मल की तरफ मुड़ी है, ये रे डाइवर्ज हो जाती है एक कनकेव सरफेस से उठकर, तो ये हमें पीछे की तरफ कहीं इसको हमें मिलाना होता है। इट इज़ अपीयरिंग टू बी मीट इन द बैकवर्ड डायरेक्शन समवेयर। तो हमने इस रे को पीछे की तरफ मिलाता हुआ यहाँ पर अपने इमेज को कंसीडर कर लिया है। इट इज़ अपीयरिंग टू कम फ्रॉम दिस पॉइंट। So here the image point formed on the principal axis. तो नाउ हम एंगल ले लेते हैं। ऑब्जेक्ट रे का प्रिंसिपल एक्सिस के साथ हमने एंगल कंसीडर कर लिया अल्फा 1, इमेज का हमने कंसीडर कर लिया अल्फा 2 एंड नॉर्मल का प्रिंसिपल एक्सिस के साथ हमने एंगल कंसीडर किया बीटा। नाउ द हाइट ऑफ द रे, यहाँ से इस पॉइंट से जब रे की अगर हम हाइट मेजर करें ऑन द सरफेस, देन द हाइट ऑफ द इमेज रे एंड द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट रे इज एग्जैक्टली इक्वल, दैट इज y1 इज इक्वल टू y2. लेट अस कंसिडर दिस पॉइंट एज द A एंड दिस इज एज N. Rarer medium has refractive index N1, let us consider, and denser medium has refractive index N2. हमने ये दो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कंसीडर कर लिए। दिस इज द ऑप्टिकल सेंटर, हमने इसको P से डिनोट कर लिया है। ऑप्टिकल सेंटर से सेंटर ऑफ कर्वेचर की जो दूरी होगी दैट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर R, वो हमने ले लिया है R। तो अब हमें इसके लिए कैलकुलेट करनी है मैट्रिक्स, हमें मैट्रिक्स बनानी है। तो मैट्रिक्स बनाने के लिए हम क्या करेंगे, लेट अस कंसीडर दिस ट्रायंगल फर्स्ट, O, A एंड C। अगर हम इस ट्रायंगल में देखें, द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स आर अल्फा 1 प्लस I इज इक्वल टू बीटा। तो बीटा एक्सटीरियर एंगल है, सो बीटा इज इक्वल टू अल्फा 1 प्लस I। किसके लिए, फॉर OAC। ये हमने एक ट्रायंगल अपनी कंसीडर की है OAC। इसके लिए हमारे पास बीटा की वैल्यू आ गई अल्फा 1 प्लस I। नाउ दूसरी ट्रायंगल हम कंसीडर कर लेते हैं IAC। तो यहाँ से हमारे पास जो बीटा की वैल्यू आएगी दैट विल बी अल्फा 2। ये वाला जो एंगल है, ये एंगल और जो ये एंगल है, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। दिस इज अ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, बीटा इज इक्वल टू अल्फा 2 प्लस R। तो ये दो इक्वेशन आ जाते हैं, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। अगर हम स्नेल्स लॉ देखें, स्नेल्स लॉ हमें क्या कहता है, स्नेल्स लॉ N1 sin I इज इक्वल टू N2 sin R। दिस इज द स्नेल्स लॉ। तो यहाँ से अगर हम पैरेक्सियल रे अगर इसको कंसीडर करें, देन साइन I विल बी इक्वल टू I एंड साइन R इज इक्वलेंट टू R। हमने क्या कंसीडर किया, पैरेक्सियल रे कंसीडर किया है अपनी रे को। तो इसका मतलब क्या होगा कि I इज इक्वलेंट टू I एंड R इज इक्वलेंट टू R। Paraxial ray which are making very small angle with the principal axis. So यहाँ पर इस इक्वेशन में अब हमारे पास क्या हो जाएगा, N1I इज इक्वल टू N2R। स्नेल्स लॉ इस फॉर्म में हमने लिख लिया है फॉर द पैरेक्सियल रे। सो यहाँ पर हमारे पास इन I और R की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 और 2 से पुट कर सकते हैं। इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 से अगर हम I एंड R की वैल्यू को यहाँ पुट करते हैं तो ये आ जाता है हमारे पास N1 बाई N2। I की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास क्या है, बीटा माइनस अल्फ़ा 1 और R की वैल्यू है बीटा माइनस अल्फ़ा 2। तो हम यहाँ पर वैल्यू रख देंगे इसकी, बीटा माइनस अल्फ़ा 1 इज इक्वल टू बीटा माइनस अल्फ़ा 2। N2 को हमने इसके नीचे लिख लिया है। तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी।
यहाँ से अगर हम अल्फ़ा 2 को कैलकुलेट कर लें, एक तरफ लिख लें, क्योंकि हमें मैट्रिक्स बनानी है कोफिशिएंट y और अल्फ़ा लेकर, तो हम अल्फ़ा 2 को लेफ्ट हैंड साइड ले आए हैं। थोड़ा सा इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन इस फॉर्म में आ जाएगी। जो अल्फ़ा 2 की वैल्यू आई वो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। अब हम बीटा की वैल्यू को भी पुट कर सकते हैं यहाँ से इस ट्रायंगल को, अगर आप इस ट्रायंगल को ध्यान से देखें CAN, देन टेंजेंट बीटा इज परपेंडिकुलर बाय बेस। यहाँ परपेंडिकुलर या तो इधर आप y1 ले लीजिए या y2 एंड आप बेस ले लीजिए r। तो यहाँ से हमारे पास टेंजेंट बीटा अगेन प्रैक्सियल रे को कंसीडर करते हुए बीटा भी, टेंजेंट बीटा इज आल्सो इक्वल टू बीटा। तो बीटा की जो वैल्यू होगी परपेंडिकुलर बाय बेस, यहाँ मैं बीटा की वैल्यू लिख रही हूँ। तो बीटा इज इक्वल टू दैट इज y एनी परपेंडिकुलर डिस्टेंस y1 एंड बाय माइनस r हम क्यों ले रहे हैं? क्योंकि जो r है रेडियस ऑफ कर्वेचर है दैट इज इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे यहाँ से यहाँ ट्रेवल कर रही है इस डायरेक्शन में, राइट हैंड साइड डायरेक्शन में, और जो r है वो डिस्टेंस हम मेजर कर रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड। तो दैट्स वाई अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन वी गेट बीटा इज इक्वल टू y बाय माइनस r। अब अल्फ़ा 2 में हम बीटा की वैल्यू रख देते हैं। अल्फ़ा 2 हमारे पास है 1 माइनस n1 अपॉन n2 इंटू बीटा प्लस n1 बाय n2 इंटू अल्फ़ा 1। ये हमारे पास अल्फ़ा 2 की वैल्यू है। यहाँ पर हम बीटा की वैल्यू रख देंगे 1 माइनस n1 बाय n2, बीटा की वैल्यू है y1 बाय माइनस r प्लस n1 बाय n2 अल्फ़ा 1। हम इस माइनस को यहाँ लिख लेंगे, यहाँ लिखकर अरेंज करके हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी n2 माइनस n1 अपॉन n2 r प्लस n1 और यहाँ पर है y1 और यहाँ आ जाएगा n1 बाय n2 इंटू में अल्फ़ा 1। ये वैल्यू हमारे पास आ जाती है अल्फ़ा 2 की। और y2 इज इक्वल टू y1 हमारे पास है ही, दोनों की हाइट इक्वल है प्रिंसिपल एक्सिस से ऑब्जेक्ट एंड इमेज की। तो यहाँ से इन दोनों इक्वेशन को यूज़ करके हम बना सकते हैं मैट्रिक्स फॉर कनकेव रिफ्रैक्शन सरफेस। तो मैट्रिक्स यहाँ से देखिए y2 अल्फ़ा 2 इज इक्वल टू, यहाँ पर जो हमारे पास y की वैल्यू है वो लिखनी है हमें y1 की वैल्यू यहाँ पर मतलब 1 हो गई, y के साथ कोफिशिएंट क्या लगेगा 1, एंड यहाँ पर अल्फ़ा की कोई वैल्यू नहीं है इस इक्वेशन में तो 0। अब यहाँ पर अल्फ़ा 2 में y1 की वैल्यू है जो हमें यहाँ लिखनी है, y1 की वैल्यू हो गई n2 माइनस n1 अपॉन n2 इंटू में r। ये हमने y1 की, और अल्फ़ा 1 की वैल्यू क्या है n1 बाय n2। तो ये हमारे पास मैट्रिसेस फॉर्म्ड हो गई फॉर द concave refraction surface. This matrix is known as the refraction matrix for the concave spherical surface. तो अब हम पढ़ेंगे refraction matrix for the convex spherical surface. Refraction matrix for the refraction matrix for the convex spherical surface. कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस के लिए हम रिफ्रैक्शन मैट्रिक्स अब कैलकुलेट कर रहे हैं। तो अब हमें एक कनकेव, हमने ये प्रिंसिपल एक्सिस कंसीडर किया, कन्वेक्स सरफेस हम कंसीडर कर लेते हैं। कन्वेक्स सरफेस इज व्हाट विच इज थिक एट द मिडल, थिन एट द एजेस। तो ये एक कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस हमने कंसीडर कर लिया। अगेन दिस इज अ रेयर मीडियम हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1, दिस इज अ डेंसर मीडियम हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2। ऑब्जेक्ट एज ए पॉइंट हम यहाँ कंसीडर कर लेते हैं। दिस इज द रे जो कि ऑब्जेक्ट से
उठी है एंड यहाँ इस पॉइंट पर कन्वेक्स सरफेस से ये टकराई है। नाउ सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्योंकि ये कन्वेक्स सरफेस का जो फेस हो गया इस तरफ हो गया, हमने इसको कैसे ग्लास में से कट किया, हमने ये स्फेरिकल ग्लास लिया, दिस इज ए स्फेरिकल ग्लास। इस स्फेरिकल ग्लास में से कन्वेक्स सरफेस कट करने के लिए हम ग्लास को इस साइड से कट कर रहे हैं, तो इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो ये है एंड दिस इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो इसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ इसको ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पर है हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो लाइन पास होगी सरफेस तक, हमने वो इंसिडेंट रे वाले पॉइंट से उसको टच कर देना है इस इंटरफेस पर। तो यहाँ पर ये लाइन एक्ट करेगी नॉर्मल की तरह से, क्योंकि ये सेंटर से पास हो रही है। तो दिस इज द नॉर्मल फॉर दिस इंसिडेंट रे। इट मीन्स दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंड क्योंकि ये कन्वेक्स सरफेस है, सो द रे कन्वर्ज करती है कन्वेक्स सरफेस से पास होकर रे, तो और जो इसकी रियल इमेज बनती है उस साइड, इस साइड इसकी रियल इमेज बनती है, क्योंकि ये कन्वर्ज करती हैं रे। कनकेव में तो क्या था, अपीयरिंग टू कन्वर्ज विद द सेम साइड, बट दे आर रियली कन्वर्ज टू द अपोजिट साइड ऑफ द लेंस। तो रे को यहाँ एक तो रेयर से डेंसर मीडियम में आई है, तो सेंटर की तरफ मुड़ेंगी, तो सेंटर की तरफ ये क्या हो गई, बैंड हो गई। तो यहाँ पर हमने सेंटर की तरफ बेंडिंग दिखा दिया इसकी। अगर ये अवे होती तो थोड़ा और ज़्यादा एंगल हम ले लेते, इसको अवे जाते हुए दिखाते। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, इमेज पॉइंट बन गया एंड दिस इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। जहाँ इमेज रे और नॉर्मल के बीच में एंगल बनता है, दैट इज नोन एज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। नाउ दिस इज द एंगल अल्फा 2 विच द इमेज पॉइंट मेक्स विद द प्रिंसिपल एक्सिस एंड ये अल्फा 1 एंगल मेड बाय द ऑब्जेक्ट पॉइंट विद द प्रिंसिपल एक्सिस। ये एंगल अगर कोई रे बहुत ही स्मॉल बनाती है, प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत ही क्लोज अगर रे होती है, देन दैट रेज आर नोन एज द प्रैक्सियल रे। प्रैक्सियल रे के लिए ही हम कंसीडर करते हैं कि टेंजेंट बीटा इज इक्वल टू बीटा या साइन आई इज इक्वल टू आई। अगेन हमारे पास जो ये एक पॉइंट है जहाँ पर इंसिडेंट रे और नॉर्मल रे और रिफ्रैक्शन रे, रिफ्रैक्टेड रे तीनों मिल रही हैं, दैट इज द हाइट ऑफ the object or the image ray, which is again equal in this case. Let us consider this is point N, this is the optical center P, and अब की बार जो optical center से center of curvature की जो दूरी है R, that is positive. वो क्या है, positive, because it is in the direction of the ray. अगर रे की डायरेक्शन में ही डिस्टेंसेस लिए जाते हैं तो वो पॉजिटिव होते हैं। सो दिस इज द इमेज रे, हम यहाँ नाम भी लिख सकते हैं, दिस इज द ऑब्जेक्ट रे। इस तरह से आप नाम लिख देते तो डायग्राम और भी सुंदर दिखाई देता है। तो अब हम अगेन मैट्रिक्स वही अपनी कैलकुलेट करेंगे, मैट्रिक्स, इसके लिए मैट्रिक्स बनाएंगे। तो उसी तरह आप कंसीडर कीजिए ये वाली ट्रायंगल फर्स्ट, इसका एंगल क्या बनेगा, दिस इज बीटा। हम इसको उसी तरह बीटा कंसीडर कर लेते हैं जो हमने कनकेव में कंसीडर किया है। तो नाउ फॉर दिस ट्रायंगल ओ ए सी, सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू द एक्सटीरियर। अब एक्सटीरियर बीटा नहीं है, अब एक्सटीरियर कौन है, आई है। तो हमारे पास अब आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, बीटा प्लस अल्फा 1। कौन सी ट्रायंगल ले ली पहले हमने, दिस इज फॉर ओ ए सी। फिर अब हम दूसरी ट्रायंगल इमेज के लिए लेंगे सी ए आई। उसमें आपके पास अब आर की वैल्यू है, आर जो है अभी भी इंटीरियर एंगल है, तो आर को आप क्या ले सकते हैं, बीटा इज इक्वल टू आर प्लस अल्फा 2 हमें लेना है। हम इसको ऑलरेडी लिख रहे हैं, आर इज इक्वल टू बीटा माइनस अल्फा 2। मैं इसको इधर ले आई हूँ तो यहाँ पर नेगेटिव साइन आ गया है। ये हमारे पास क्या था, आर प्लस अल्फा 2 इज इक्वल टू बीटा। ये कौन सी ट्रायंगल के लिए हमने लिया, सी ए आई। अब हमारे पास फ्रॉम स्नेल्स लॉ, अगेन फ्रॉम स्नेल्स लॉ
N1 sin I is equal to N2 sin R. ये नियम है हमारे पास. And for paraxial ray, this angle is very small. The ray is near to the principal axis. So sin I can be taken as I and sin R can be taken as equal to R. So from this equation, this is N1I is equal to N2R. ये इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे लिया, इसको 2, इसको 3. तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 ये हमारे पास आ जाता है N1I is equal to N2R. अब हमें इसमें I और R की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 से पुट कर देनी है. अगर हम यहाँ I एंड R की वैल्यू रखते हैं तो ये आ जाता है N1 बीटा प्लस अल्फ़ा 1 इज इक्वल टू N2 बीटा माइनस अल्फ़ा 2. थोड़ा सा सोल्व करके लिखेंगे. राइट हैंड साइड अल्फ़ा 2 को ले आएंगे. N1 बाय N2 बीटा माइनस N1 बाय N2 अल्फ़ा 1. ये आ जाता है हमारे पास अल्फ़ा 1. अब हम अगेन टेंजेंट बीटा की वैल्यू निकालेंगे. अब टेंजेंट बीटा साइन कन्वेंशन के हिसाब से आपके पास जो टेंजेंट बीटा होगा आप उसको अगेन इक्वल टू बीटा लिख सकते हैं. एंड दिस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस. दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज बेस. तो ये आ गया हमारे पास y1 बाय आर. अब इस केस में r जो है हमारे पास पॉजिटिव है, y1 बाय आर. तो हमारे पास अब इसकी वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे. तो वैल्यू अगर हम पुट करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास अल्फ़ा 2 की वैल्यू आ जाती है N2 माइनस N1 बाय N2 R इंटू y1 प्लस N1 बाय N2 इंटू अल्फ़ा 1. ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी. और दूसरी जो इक्वेशन है दैट इज़ हमारे पास है y2 इज इक्वल टू y1. तो अब मैट्रिक्स हमारे पास, हम इससे मैट्रिक्स बना लेंगे. मैट्रिक्स अब हमारे पास क्या फॉर्म हुई. द मैट्रिक्स इज y2 अल्फ़ा 2 इज इक्वल टू 1 and 0 and N2 minus N1 by N2R and N1 by N2. So this is the refraction matrix for the convex spherical surface.